हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं 11th सीबीएसई के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में जो यूजीसी नेट या फिर जो और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसको क्या क्या इसके अंदर रहता है। तो ये है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इसको बोला जाता है। क्या होता है ये, कौन सा बाजार होता है? पूर्ण प्रतियोगिता एक बाजार संरचना है जहाँ पर क्या है कि कई फर्म एक सजातीय उत्पाद पेश करती है। मतलब क्या होता है कि एक ऐसा बाजार होता है जिसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी फर्में होती हैं और वो एक ही प्रकार का जो है उत्पाद होता है, वस्तु होती है, उसका क्या करती है, पेश करती है, लोगों को बेचती है। तो क्या है कि जो सजाती है, मान लीजिए होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है हमारा, कि जो वस्तु जो उत्पाद होता है वो क्या होता है, उसके अंदर किसी भी तरीके की आकार में, शेप में भिन्नता नहीं होती है। वो एक ही तरीके का, एक ही माप का क्या होता है वो उत्पाद होता है, तो उसको सजातीय उत्पाद बोला जाता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की जो विशेषता है वो ये है, परिभाषा के अंदर वो ये है कि इसमें कई सारी फर्म्स होती हैं जो सजातीय उत्पाद, मतलब कि ऐसा उत्पाद है जिसके अंदर क्या है कि किसी भी तरीके से शेप या उसके जो साइज़ है उसके अंदर डिफरेंस नहीं होता है, तो इस तरीके का उत्पाद क्या करती हैं, बेचती हैं। तो एक ऐसा बाज़ार है। और क्या है कि क्योंकि प्रवेश और निकास की क्या है कि इस बाज़ार के अंदर क्या होती है, मतलब एंट्री और एग्जिट की इसके अंदर क्या होता है, सही तरीके से स्वतंत्रता होती है। मतलब कोई भी फर्म, जो नई फर्म है वो क्या कर सकती है, इसके अंदर एंट्री कर सकती है, इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बाज़ार के अंदर, मार्केट के अंदर। और कोई भी पुरानी फर्म अगर मार्केट को छोड़ना चाहे तो क्या होता है कि इसको छोड़ सकती है इंडस्ट्री को। और साथ में क्या होता है, इसके अंदर परफेक्ट नॉलेज होती है। जो फर्में होती है उनको पूरी तरीके से पूर्ण ज्ञान होता है कि कब फर्म जो उद्योग है उसको छोड़ना है और कब एंट्री, सॉरी कब, हाँ, कब एंट्री इसमें करनी है। तो इस तरीके का ये बाज़ार होता है। और इसमें क्या होता है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार होता है इसके अंदर जो फर्मों को क्या होते हैं, सामान्य लाभ वो कमाते हैं। साथ में क्या होता है कि जो प्रतिस्पर्धी दबाव दबाव से क्या होती है, कीमतें इसके अंदर क्या होती है, कम रखी जाएंगी, कम रखी जाती हैं। मतलब कीमतों पर इनका क्या होता है, ये जो बाज़ार होता है इसके अंदर ये प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर नहीं होता है। मतलब कि जो भी वस्तु जो इसमें बनती है इस बाज़ार के अंदर बिकने के लिए, तो वो क्या होती है, उसकी जो मांग और पूर्ति है उसके द्वारा उस वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। तो ये इस प्रकार का बाज़ार है। इस कारण से इसमें क्या होती है, कीमतें कम रखी जाती है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार की विशेषताएं हैं। पहला है, कई फर्म्स होती हैं इसके अंदर, वो मैंने आपको पहले बता ही दिया। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी फर्में होती हैं जो एक ही प्रकार का उत्पाद बनाती हैं, जिसमें किसी भी प्रकार से साइज, शेप के अंदर या वेट के अंदर क्या होता है, उसके अंदर डिफरेंस नहीं होता है। सभी एक जैसे होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं, होमोजीनियस इसके अंदर प्रोडक्ट होते हैं। दूसरा पार्ट क्या है इसके अंदर, दूसरा जो विशेषता है वो है प्रवेश और निकास की क्या रहती है, इसमें स्वतंत्रता होती है। मतलब कोई भी फर्म एंट्री या एग्जिट क्या है कि के लिए क्या है कि स्वतंत्र होती है। मतलब क्या होती है, इंडिपेंडेंस होती है। मतलब कभी भी प्रवेश कर सकती है और कभी भी उद्योग को छोड़ के जा सकती है। इसके लिए कम क्या है कि डूब लागत की आवश्यकता होती है। मतलब कि जो लागत होती है वो क्या होती है, बहुत कम आती है फर्म को छोड़ने में या फिर एंट्री करने में उद्योग के अंदर। तो इसके अंदर क्या है कि कम लागत की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसको ठीक कर लेंगे आप यहाँ पे। तो एंट्री और एग्जिट के अंदर लागत की भी क्या होती है, कमी होती है। मतलब कम लागत में ही क्या है कि कोई भी फर्म उद्योग में एंट्री कर सकती है या एग्जिट कर सकती है। बात करें यहाँ पे, इसके अंदर क्या है कि सभी फर्में एक समान या सजातीय उत्पाद का क्या करती है, उत्पादन करती है। तो सजातीय उत्पाद रहता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट रहता है। मतलब उसके अंदर किसी भी प्रकार की शेप, साइज या वेट के अंदर किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं रहता है। सभी फर्में एक ही तरीके का उत्पाद बनाती हैं और बेचती हैं। बात करते हैं, सभी फर्में कीमत लेने वाली होती हैं, मतलब कि प्राइस टेकर होती हैं, इसलिए मेकर नहीं होती हैं। इसलिए क्या होता है, फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। तो फर्म का मांग वक्र कैसे बनता है हमारा, ये इस तरीके से हमारा फर्म का मांग वक्र होता है। ये होता है डिमांड कर्व, AR कर्व, इसके अंदर ये रहता है। उसके बाद क्या है कि पांचवी जो विशेषता रहती है वो है एकदम सही जानकारी और ज्ञान जो होता है वो सभी फर्मों के होता है। मतलब परफेक्ट नॉलेज जो है इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है।
इस बाज़ार की, पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार की, कि इसके अंदर जो फर्में होती हैं या विक्रेता होते हैं या फिर जो बायर्स भी होते हैं, तो उनको क्या होता है, पूर्ण रूप से ज्ञान होता है पूरी मार्केट का, कि उसमें किस तरीके से कीमतों का निर्धारण होता है, किस तरीके से वस्तुएं बेची जाती हैं। तो सारी जो है जानकारी सेलर्स को या फर्मों को या उपभोक्ताओं को, सभी को पूर्ण रूप से क्या होता है, इसके अंदर ज्ञान होता है। तो इसकी पांचवी विशेषता है। आगे अगर इसमें हम देखें ग्राफ के अंदर, तो ये हमारा जो पहले मैंने ग्राफ बनाया है, इसके अंदर जो ग्राफ हम देख रहे हैं वो शॉर्ट रन के अंदर है। अल्पकाल के अंदर कैसे कीमत का निर्धारण होता है शॉर्ट रन के अंदर, तो वो हम पहले देखेंगे शॉर्ट रन में। तो शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे मैंने नीचे क्या किया, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी को लिया है, आउटपुट को लिया है, और ऊपर हमने प्राइस को लिया है। इसी तरीके से इस ग्राफ में ये एक फर्म के लिए है और ये पूरी इंडस्ट्री के लिए ग्राफ है। तो इसके अंदर क्या है कि जो हमारी प्राइस होगी, कीमत होगी, वो क्या होगी, मांग और पूर्ति, जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर जो ये हमारा सप्लाई कर्व है नीचे से ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है कीमत और पूर्ति के अंदर, तो ये ऊपर की तरफ हमारा सप्लाई कर्व इस तरीके से है और डिमांड कर्व हमारे नीचे की तरफ है नेगेटिव रिलेशनशिप के कारण। तो जहाँ पे दोनों काटेंगे वहाँ पे प्राइस का निर्धारण होगा इंडस्ट्री के अंदर। तो मांग और पूर्ति के द्वारा इस बाज़ार में कीमत का निर्धारण होता है और वही कीमतें क्या होती हैं, फर्म को लेनी पड़ती हैं, माननी पड़ती हैं। तो प्राइस टेकर होती हैं, फर्म मेकर नहीं होती हैं, क्योंकि इंडस्ट्री भी वैसे क्या होती है, इंडस्ट्री भी प्राइस टेकर ही है, मेकर नहीं है। क्योंकि प्राइस क्या होता है, कीमतें जो होती है इस बाज़ार के अंदर उस वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। तो ये कीमत इतनी निर्धारित हो जाती है। यहाँ पे क्या है कि एवरेज कॉस्ट कर्व हमारा इस तरीके से इसको टच कर रहा है। तो एवरेज कॉस्ट कर्व क्या क्या है कि ये हमारी औसत लागत के बराबर इसका क्या हो जाता है, प्राइस हो जाता है, जो कि उत्पादक को कम से कम मिलना चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या होता है हमारा, जहाँ पे जिस भी पॉइंट पे काटती है उस एसी कर्व को, तो वहाँ पे क्या होता है, संतुलन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि डिमांड कर्व, इसमें क्या रहेगा हमारा, डी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर। पी प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर। तो ये हमारा रहता है इस तरीके से इसके अंदर डिमांड कर्व। तो ये जो है मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये इसको जहाँ पे काटता है वहाँ उतने हमारा आउटपुट क्या होगा, फर्म्स बेच सकती है। तो ये Q1 तक क्या है कि फर्म्स, कोई भी फर्म अपना आउटपुट बेच सकती है इस प्राइस के ऊपर। प्राइस एक ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है। और इसके अंदर क्या है कि जो कीमत का निर्धारण होता है, प्राइस का जो निर्धारण होता है, वो वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। तो पहला पॉइंट इसके अंदर क्या है कि उद्योग की कीमत है। और एक और चीज़ ध्यान रखें, ये शॉर्ट रन के अंदर होता है। अल्पकाल का अभी हमने कीमत किस तरीके से निर्धारित होती है अल्पकाल में, तो वो लिया है। आगे दीर्घकाल में भी देखेंगे, हम लॉन्ग रन के अंदर भी देखेंगे। तो उद्योग की कीमत आपूर्ति और मांग के द्वारा निर्धारित होती है। जैसे मैंने आपको बता दिया, पीई जो है वो उद्योग की जो डिमांड है और उद्योग में जो सप्लाई हो रही है उस वस्तु की, तो उसके द्वारा दोनों जहाँ पे कट करेंगे वो प्राइस निर्धारण होगा। उसके बाद क्या है कि कीमत का निर्धारण होगा। उसके बाद क्या है, व्यक्तिगत फर्म उत्पादन को अधिकतम करेगी, जहाँ क्या है कि ये मैंने आपको बता दिया Q1 तक क्या है कि वो उत्पादन करेगी, जहाँ पे MR MC के बराबर होगा। तो ये हमारा MR कर्व भी है, AR कर्व भी है, ये सीधी लाइन ये वाली। और जहाँ पे MC इसको काटेगी तो वहाँ पे क्या होगा, कीमत का मतलब वहाँ पे आउटपुट का क्या होगा, अधिकतम होगा, जहाँ पे MR MC दोनों इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद क्या है कि उसके बाद देखें तीसरा पार्ट है इसके अंदर कि लंबे समय में फर्म सामान्य लाभ कमाएगी, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट उन फर्म्स को, सभी फर्म्स को होगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट सभी फर्में कमाएंगी। ये इसके 3 पॉइंट्स रहेंगे शॉर्ट रन के अंदर। आगे क्या है कि क्या होता है यदि असामान्य लाभ अर्जित किया जाता है, तो अगर मान लिया नॉर्मल की जगह वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्या है कि कोई फर्म्स, जितनी भी फर्म्स है वो अगर लेना चाहती हैं तो क्या होगा, किस तरीके से वो उसको ले सकती हैं। तो यदि असामान्य लाभ अर्जित किया जाता है तो नई फर्में उद्योग में आकर्षित होंगी उससे। अगर मतलब नॉर्मल की जगह अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अगर फर्मों को मिलने लग जाता है, तो इससे क्या होगा, नई फर्में क्या करेंगी, फर्म उद्योग के अंदर आकर्षित होंगी, उद्योग में नई फर्मों की एंट्री होगी, जिससे कीमतें क्या हो जाएंगी, फिर गिरने लग जाएंगी। यदि फर्म घाटे में चल रही है तो फर्म उद्योग क्या कर देंगी, छोड़ देंगे, जिससे कीमतों में वृद्धि होगी। तो ये कीमतों के ऊपर इस तरीके से इफेक्ट क्या है कि पड़ सकता है।
अगर क्या है कि असामान्य लाभ मिलने लग जाए, मतलब सामान्य से ऊपर, नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर अगर लाभ मिलने लग जाए, तो एवरेज कॉस्ट कर्व हमारा थोड़ा ऊपर चला जाएगा प्राइस से, सॉरी नीचे आ जाएगा प्राइस से। तो वो क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट कर्व से ज़्यादा हम क्या करेंगे उस टाइम में, उत्पादक जो फर्म का होगा वो कमा रहा होगा, तो इस कारण से क्या होगा, जो उसको असामान्य लाभ प्राप्त होंगे, और असामान्य लाभ की स्थिति में नई फर्में आकर्षित होंगी और कीमतें बढ़ना शुरू कर देंगी। यदि फर्में घाटे में चल रही है तो फर्म उद्योग को छोड़ देंगी, जिससे कीमतों में वृद्धि होगी। अगर देखा जाए वास्तविक दुनिया में पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं बहुत ही दुर्लभ है, मतलब बहुत कम है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वास्तविक दुनिया के अंदर नहीं मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि अन्य मॉडलों की तुलना करने के लिए सही प्रतिस्पर्धा उतनी महत्वपूर्ण आर्थिक मॉडल है। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि प्रतिस्पर्धी बाजारों के कई लाभ हैं जो इस सैद्धांतिक मॉडल से उपजे हैं। उसके बाद अगर देखें हम, तो ये है हमारा लॉन्ग रन के अंदर इक्विलिब्रियम। तो लॉन्ग रन में क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वाई एक्सिस पे हम प्राइस लेकर चल रहे हैं और एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, हम आउटपुट को ले रहे हैं। ये इस साइड में जो ग्राफ है ये मार्केट के लिए और ये फर्म के लिए है। तो ये पहले इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ पे D1 डिमांड कर्व जो ये है, ये सप्लाई कर्व को जहाँ पे काट रहा है, ये हमारा प्राइस निर्धारित होगा। और यही प्राइस है फर्मों को क्या है कि मानकर चलना पड़ेगा फर्मों को। तो ये प्राइस क्या है कि फर्में इस तरीके से क्या होंगी, मानेंगी इसको। ये हमारा इस तरीके से प्राइस आएगा, PM के बराबर हमारा प्राइस होगा, जहाँ पे AR इज इक्वल टू MR होगा, और यही P भी होगा, क्योंकि P हमारा क्या होता है, AR ही होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ATC कर्व यहाँ पे इसको कट करेगी, ये MC का टच करेगी, और MC कर्व इसको क्या है कि इस तरीके से कट करेगा। तो ये क्या है कि हमारा इस तरीके से हमारा क्या होगा, इसमें क्या है कि ये हमारा इसमें ATC कर्व जो है हमारा इस तरीके से बनेगा, और MC कर्व इसको इस तरीके से कट करेगा। तो प्राइस का निर्धारण यहाँ पे होगा, और इतना आउटपुट उस टाइम पे, उस समय पे कोई भी फर्म QF तक क्या है कि आउटपुट बेच रही हुई PM प्राइस पे। जो PM प्राइस है वो यहाँ पे इस डिमांड D1 और इस कीमत के, इस सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या है कि वो निर्धारित हुआ है। तो इस डिमांड और इस सप्लाई के अकॉर्डिंग हमारा क्या है कि वो कीमत निर्धारित हुई है, जो फर्मों को क्या है कि स्वीकार करेंगी फर्में, और इस कीमत पे इतना आउटपुट क्या है कि कोई भी फर्में बेच पाएगी। अब क्या है कि इस डिमांड कर्व हमारा, मान लीजिए कि मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ जाती है, उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने से उपभोक्ताओं की डिमांड क्या है कि बढ़ जाती है, इस तरीके से D2 हो जाता है। तो हमारा प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो P डैश तक चला जाएगा। यही प्राइस क्या होगा, यहाँ पे फर्मों के लिए भी सेम प्राइस रहेगा हमारा। तो ये प्राइस जब ऊपर बढ़ जाएगा इस तरीके से, तो प्राइस जब बढ़ जाएगा, ATC कर्व हमारा नीचे ही रहेगा। इस स्थिति में जो ये जो स्थिति होगी, जब मार्जिनल कॉस्ट जहाँ पे काटेगी, आउटपुट इतना बढ़ जाएगा, इतना आउटपुट वो कोई भी फर्म क्या है कि बेच रही होगी। और इस स्थिति में जो ये बीच वाला जो एरिया होगा, ये होगा हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, असामान्य लाभ। तो इस स्थिति में क्या होगा, दीर्घकाल के अंदर, लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है कि जब डिमांड बढ़ जाती है किसी वस्तु की पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, तो जो फर्में होती है उनको असामान्य लाभ प्राप्त होने लग जाते हैं। और जब असामान्य लाभ प्राप्त होते हैं, कीमतों में वृद्धि होने से क्या होता है, असामान्य लाभ प्राप्त होने लगते हैं। और असामान्य लाभ जब प्राप्त होने लगते हैं तो नई फर्में उद्योग के अंदर क्या करती हैं, प्रवेश करती है। तो यहाँ पे यही दिया हुआ, यदि मांग में वृद्धि होगी तो कीमतों में वृद्धि होगी। इसलिए मांग वक्र क्या है कि AR ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, और AR कर्व हमारा ये बन जाएगा उसके बाद। और इतने हमारा क्या होगा, वो सप्लाई कर रही होगी, डिमांड जो है फर्में जो है उत्पाद को अपने को बेच रही होंगी। इससे फर्मों को क्या होगा, असामान्य लाभ, ये जो एरिया है हमारा, ये असामान्य लाभ क्या होगा, फर्मों को होगा, जिससे नई फर्में भी उद्योग के अंदर प्रवेश करने लग जाएंगी। उसके बाद क्या है कि यह नई फर्मों के बाज़ार में आकर्षित करेगा, जिससे कीमत वापस PM संतुलन पर आ जाएगी। मतलब नई फर्में जब आएंगी तो क्या होगा, दोबारा से क्या होगा कि वो जो कीमतें बढ़ी थी, कीमतें क्या हो जाएंगी, कम करनी पड़ेंगी, कम होने लग जाएंगी। इस तरीके से क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड जब कम हो जाएगी
तो वापस डिमांड क्यू एम के बराबर आ जाएगी और कीमतें पी एम के बराबर वापस आ जाएगी, पी एम के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि फर्मों की लागत में अगर वृद्धि होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। ए सी वक्र बढ़ेगा, इसलिए ए आर लेस देन क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। फर्मों की अगर लागत बढ़ जाए तो जो हमारा ए आर कर्व है वो नीचे की तरफ आ जाएगा और इसमें क्या होगा, फर्में अब घाटा करना शुरू कर देंगी और इसलिए फर्म व्यवसाय से बाहर हो जाएंगी। मतलब पहले क्या हो रहा था कि ए आर कर्व ए सी से ऊपर चला गया था, इस कारण से असामान्य लाभ प्राप्त हो रहे थे। लेकिन अगर ए आर कर्व ए सी से नीचे चला जाता है, मतलब ए सी वक्र बढ़ जाता है, तो ए आर लेस देन क्या होगा, ए सी होगा और इस स्थिति में फर्मों को घाटा होने लग जाएगा और फर्में व्यवसाय से बाहर आ जाएंगी, फर्में व्यवसाय को छोड़ देंगी। इससे आपूर्ति में क्या होगा, गिरावट आएगी, जिससे कीमतें बढ़ने लग जाएंगी और फिर से जो संतुलन की स्थिति होगी वहाँ पे जाके, मतलब पीएम प्राइस पे जाके फिर से वो स्थिति संतुलन की स्थिति में पहुँच जाएगी। तो ये हमारा प्राइस इस तरीके से रहेगा। उसके बाद क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता की जब कुशलता को अगर हम देखें, एफिशिएंसी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो वो कहाँ पे होगा हमारा एफिशिएंसी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। एफिशिएंसी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन में फर्स्ट पॉइंट है फर्म की जो आवंटन है तो वो क्या होगा, उसकी दृष्टि से कुशल कब होंगे, जब P = MC के बराबर होगा। उसके बाद क्या है कि फर्म उत्पादक के रूप से वक्र पर निम्नतम बिंदु पर ही क्या होंगी, कुशल होंगी। उसके बाद फर्मों को कुशल रहना होगा, अन्यथा वे व्यवसाय से बाहर हो जाएंगी। एक्स दक्षता जो है इसको दिखाता है, मतलब क्या है कि अगर वो जितनी प्राइस उनको मिल रही है, अगर उस स्थिति में वो खुश है, कुशल हैं, एफिशिएंट हैं, तो फिर क्या है कि वो व्यवसाय में बनी रहेंगी। अगर वो खुश नहीं है, कुशल नहीं है, अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रही हैं, तो वो व्यवसाय से बाहर हो जाएंगी। फर्मों के गतिशील रूप से कुशल होने की संभावना नहीं है, क्योंकि उनके पास अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए कोई लाभ नहीं है। तो क्या है कि फर्मों की गतिशील रूप से कुशल होने की कोई संभावना नहीं है, मतलब उसमें मोबिलिटी किसी प्रकार की नहीं होगी, क्योंकि उनके पास क्या है कि अनुसंधान और विकास के निवेश करने के लिए कोई लाभ नहीं है। वो डिपेंड किस पे रहेंगी, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर रहेंगी, उद्योगों के ऊपर रहेंगी। फर्में स्वयं से कोई भी जो है अनुसंधान, कोई भी नई तकनीक लाने में क्या है कि समर्थ नहीं होती है। तो क्या है कि वो कुशल होने की जो है गतिशील रूप से, मतलब खुद ही मोबिलिटी तरीके से क्या है कि वो कुशल नहीं हो सकती है। उनकी जो कुशलता की डिपेंडेंसी है वो उद्योगों के ऊपर बनी रहती है। यदि उच्च निश्चित लागतें हैं तो फर्मों को पैमाने की दक्षता से लाभ नहीं होगा। मतलब अगर फर्मों की लागतें लगातार बढ़ती जा रही हैं तो जो उसकी पैमाने की दक्षता से, मतलब कि कुछ उद्योगों की कुछ फर्मों को हो सकता है कि वो दक्षता से अपना लाभ कमा रही हैं, लेकिन क्या है कि कुछ फर्मों को वो लाभ नहीं होगा अगर उन फर्मों की लागतें निरंतर बढ़ रही है। तो उसके बाद क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अगर हम उदाहरण की बात करें, हालांकि ये जनरल जो है वो मार्केट देखने में नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी कुछ एग्जांपल्स हैं, हम देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के। तो वो कौन से एग्जांपल हो सकते हैं। पहला, जो अगर वास्तविक दुनिया में ऐसे उद्योगों के उदाहरण खोजना कठिन है जो पूर्ण ज्ञान और पूर्ण जानकारी के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं। हालांकि कुछ उद्योग हैं जो इनके करीब हैं, तो वो हम देख सकते हैं। पहला जो उद्योग है, पहला जो बाज़ार है वो है विदेशी मुद्रा बाज़ार। यहाँ मुद्रा सभी सजातीय होती हैं, सजातीय मतलब होमोजीनियस होती है, एक ही प्रकार की होती है। साथ ही क्या होता है, व्यापारियों के पास कई अलग अलग खरीदारों और विक्रेताओं तक पहुँच होगी। सापेक्ष कीमतों के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी। मुद्रा खरीदते समय कीमतों की तुलना करना भी आसान होता है इसके अंदर। तो ये एक विदेशी मुद्रा बाज़ार जो है ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का ही एक एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि पूर्ण ज्ञान और पूर्ण जानकारी की क्या है कि सुविधा रहती है, विशेषता रहती है। तो उसके बाद अगर हम बात करें कृषि बाज़ार, तो कृषि बाज़ार के अंदर भी क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता से ये मिलता जुलता बाज़ार है। तो कुल मामलों में कई किसान बाज़ार में समान उत्पाद बेच रहे होते हैं और कई खरीदार होते हैं इसके अंदर। तो ये एक विशेषता है। डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार के अंदर क्या होता है, बहुत सारे विक्रेता और बहुत सारे क्रेता होते हैं। तो इसमें ऐसा ही है, किसान जो बाज़ार है, कृषि जो बाज़ार है, तो बाज़ार में कीमतों की तुलना करना भी आसान होता है, इसलिए कृषि बाज़ार अक्सर पूर्ण प्रतिस्पर्धा के करीब पहुंच जाते हैं। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाज़ार ये कई बार क्या होते हैं, बन जाते हैं। तो ये इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार का। बात करें कि इंटरनेट से संबंधित जो उद्योग होते हैं, तो इंटरनेट ने कई बाज़ारों को पूर्ण प्रतिस्पर्धा के करीब बना दिया है, क्योंकि इंटरनेट ने कीमतों की तुलना करना आसान बना दिया है। जल्दी और कुशलता से सही जानकारी के साथ ही इंटरनेट ने प्रवेश के लिए बाधाओं को कम कर दिया है। और क्या है कि उदाहरण के लिए ईबे जैसी सेवा के माध्यम से इंटरनेट पर एक लोकप्रिय वस्तु को बेचना पूर्ण प्रतिस्पर्धा
के करीब है। किताबों की कीमतों की तुलना करना और सबसे सस्ते से ख़रीदना आसान है। इंटरनेट ने कई पुस्तकों की कीमतों में गिरावट को क्या कर दिया है, सक्षम बना दिया है, ईजी बना दिया है, जिससे कि इंटरनेट पर किताबें बेचने वाली कंपनियां केवल सामान्य लाभ कमा रही होती है। तो इंटरनेट से संबंधित उद्योग भी क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का एग्जाम्पल हो सकते हैं, उदाहरण हो सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, सभी परीक्षाओं के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए, साथ में 11 CBSE की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके लिए भी। तो ये था हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। हमने देखा, इसको अच्छे से समझा, लॉन्ग रन के अंदर कैसे संतुलन होगा, शॉर्ट रन के अंदर कैसे संतुलन होगा और क्या क्या इसकी विशेषताएं रहेंगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड आगे के टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।